कैसे हैं आप सब। एनसीईआरटी की वीडियो काफ़ी समय से कोशिश की बेटा बनाने की, ठीक है, अब समय मिला तो एनसीईआरटी आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो को देखते समय आप साइड में एनसीईआरटी जरूर रख लें ताकि आपको क्वेश्चन जो हैं आप वो पढ़ पाएँ और एनसीईआरटी की वीडियो आराम से तरीके से समझ पाएँ। ठीक है बेटा, इसको वीडियो को ध्यान से देखते समय आप एनसीईआरटी साइड में जरूर रख लें, लेकिन एनसीईआरटी से आपको खाली क्वेश्चन देखने हैं, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। सॉल्यूशन हम आपको उसका दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक, ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पर है बेटा। हम चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। आप एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिव कैसे चार्ज कर सकते हो बिना टच किए। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक मेटल स्फीयर है, इंसुलेटेड स्टैंड है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। आपको उसको पॉजिटिव चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज करना है। तो आपने क्या किया, आप एक नेगेटिव रॉड लेकर के आए बाहर से। कैसी रॉड है बेटा, नेगेटिव रॉड है। और जैसे ही आप नेगेटिव रॉड लाए तो उसने पॉजिटिव को क्या किया बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। नेगेटिव को क्या किया बेटा, रिपेल कर दिया। फिर आपने नेगेटिव वाली साइड को क्या किया बेटा, अर्थ से जोड़ दिया, जिससे ऊपर से इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ चले गए बेटा, अर्थ में चले गए। और स्फीयर पर कौन सा चार्ज बच गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज बच गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग। देखिए हमने कहीं भी इसको टच नहीं किया है और स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको जो है एनसीईआरटी में, ये एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन काफी लंबा चौड़ा सा एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो आपको वो सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 है बेटा, ये है पेज नंबर 10 पर। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी to another body every second. If 10⁹ electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on other body? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 सेकेंड में ट्रांसफर होते हैं। कह रहा है 1 कूलम्ब चार्ज के ट्रांसफर का टाइम क्या होगा, ठीक। 1 कूलम्ब चार्ज के ट्रांसफर का टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले आपने इसके सॉल्यूशन में Q = Ne लगाया, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो N कितना है बेटा, 10⁹, E कितना है बेटा, 1.6 10⁻⁻19। तो इट विल बी 1.6 10⁻⁻10 कूलम्ब, ठीक है। ये चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो 1.6 10⁻⁻10 कूलम्ब ट्रांसफर्ड इन कितने सेकंड बेटा, 1 सेकंड। तो 1 कूलम्ब ट्रांसफर्ड इन 1/1.6 10⁻⁻10 सेकंड्स, ठीक। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड्स। और एनसीईआरटी में इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बेटा ईयर्स में दिया है, which is approximately 198 years। इतना आ जाएगा बेटा 198 years। कैसे बदलेंगे बेटा सेकंड को ईयर्स में, इसको 365 से डिवाइड करेंगे। 365 डेज, 24 आवर्स, 60 सेकंड, ठीक है ना, 60 मिनट, सॉरी, ठीक है। तो इसको ईयर्स में आप इसको है ना चेंज कर लेंगे। पहले इसको किस में चेंज किया, मिनट में, फिर किस में चेंज किया, आवर्स में, फिर किस में चेंज किया, डेज में, ठीक है। और फिर किस में चेंज किया बेटा, फिर चेंज किया इसको ईयर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे, देन यू विल गेट 198 ईयर्स, ठीक है भाई। तो इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितने ईयर्स लगेंगे बेटा, 198 ईयर्स। दिस इज एग्जांपल नंबर 2।
अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो मैंने माना लेट इन अ कप ऑफ वाटर, cup of water, amount of water equal एनसीईआरटी ने 250 ग्राम्स लिया है, जरूरी नहीं है आप 250 ग्राम्स लें, हमने 100 ग्राम्स ले लिया। कितना लिया बेटा, 100 ग्राम्स हमने ले लिया। ठीक, अब आप जानते हैं वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 18 ग्राम्स होता है। कितना होता है बेटा, 18 ग्राम्स होता है। तो 18 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। ये किस में हुए बेटा, 18 ग्राम्स में हुए। हमको 100 ग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे बेटा, 6.022 10⁻23 अपॉन 18 है ना एटम्स। और आपको 100 ग्राम्स में चाहिए, तो 100 ग्राम्स में नंबर ऑफ एटम 6.022 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 100। ठीक है, ये आपके पास हो गए बेटा एटम्स। सही। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पानी जो होता है बेटा उसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वन एटम ऑफ वाटर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 6.022 10⁻23 ये है, 2 ये हो गया 25 अपॉन 18 एटम्स इक्वल्स टू 6.022 10⁻25 अपॉन 18 इंटू 10 है ना भाई। कितना हो गया भाई, 6.022 10⁻26 अपॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसको n से हमने डिनोट किया। अब आप जानते हो बेटा वाटर मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो हमने फॉर्मूला लगाया भाई Q = ±NE। ठीक है बेटा, और प्लस माइनस n की जगह हमने क्या रखा बेटा, 6.022 10⁻26 अपॉन 18 इंटू 1.6 10⁻−19। ठीक, ये हमारे पास इतना कूलाम पॉजिटिव आया और इतना ही कूलाम नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कूलाम में आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ये आपका क्या बेटा, ये आपका आंसर है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा इतना ही पॉजिटिव है और इतना ही नेगेटिव है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा एनसीईआरटी का। अब देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 4। तो अभी हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, काफी बड़ा सा एग्जाम्पल आपको दिखाई देता है पेज नंबर 13 पर। ध्यान से एक एक लाइन को समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कूलाम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ for gravitational force between 2 stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between charges oblique masses. बिल्कुल ठीक है। कूलाम्स लॉ में भी F proportional 1/r² आता है, r is the distance between charges, और जो ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का उसमें भी F proportional 1/r² आता है, r is the distance between masses। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ए पार्ट बोल रहे हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कह रहा है इन फोर्सेस का आपको स्ट्रेंथ का रेशो चाहिए, रेशो निकालना है। फर्स्ट पार्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, सेकेंड पार्ट फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो बेटा ए पार्ट जो है, ए का जो फर्स्ट है उसमें आपको क्या चाहिए बेटा, एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक है आपके पास प्रोटॉन, है ना। और सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है बेटा, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स।
कह रहा है इन दोनों का F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F ग्रेविटेशनल, इन दोनों का आपको रेशो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रेशो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 9 10 की पावर 9 है ना भाई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ 1.6 10 की पावर -19, प्रोटॉन का हुआ बेटा 1.6 10 की पावर -19 अपॉन ये जो डिस्टेंस इसने दिया है बेटा, डिस्टेंस जो इसने दिया है वो इसने दिया है म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। कितने डिस्टेंस पर है? 1 एंगस्ट्रॉम पर है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना हुआ बेटा? 10 की पावर -10 मीटर हुआ। ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है भाई। तो r स्क्वायर मतलब 10 की पावर -10 का स्क्वायर, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये बेटा देखिएगा 10 की पावर 19 कितना हो गया? 38, 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 20 ऊपर गया +20 -19 तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 29, तो ये है ना बेटा? 29 ये है और 38 ये है, तो 38 माइनस और 29 तो कितना हो गया बेटा? 38 में से 9 है ना, और बस 9 ही बचेगा, तो 10 की पावर -9, ठीक, न्यूटन। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जरा ग्रेविटेशनल फोर्स देखिएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G कितना हुआ बेटा? 6.67 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 9.1 10 की पावर -31। प्रोटॉन हो गया बेटा 1.67 10 की पावर -27 अपॉन कितना हो गया बेटा? आपको मिलेगा 10 की पावर -10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए पावर्स को, तो ये हो जाएगा बेटा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू, अब ऊपर देखिएगा ये है 10 की पावर -11, ये है -31, ये है -27 प्लस है 20। तो आप देखिएगा पावर माइनस में कितनी है? कितना बेटा? 11 31 27, तो 7 8 9 9, ये हो गया बेटा 69 और इसमें से 20 माइनस कीजिए तो 9 49, ठीक है भाई। तो ये टोटल सॉल्व करके आएगा 10 की पावर -49, तो इट इज 6.67 9.1 1.67 10 की पावर -49, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इनका रेशो लीजिए F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल। तो जब आप इसका रेशो लेंगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 की पावर -9 अपॉन 6.67 9.1 1.67 10 की पावर -49. When you will take the ratio, then your answer will be 2.4 इंटू 10⁻39 न्यूटन तो आएगा नहीं, रेशो है, फोर्स अपॉन फोर्स इज यूनिटलेस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपका फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब बेटा ये सेकंड केस है फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन वी सॉल्व इट फॉर 2 प्रोटॉन्स? तो 2 प्रोटॉन्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9, प्रोटॉन्स है तो 1.6 है ना, 10 की पावर -19 इंटू 1.6 10 की पावर -19 अपॉन r स्क्वायर मतलब 10 की पावर -10 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 की पावर -38, ठीक है भाई, और ये 20 + 9 तो 29 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 इंटू 1.6 10 की पावर -9, ठीक है भाई, ये हो गया बेटा। और ग्रेविटेशनल कैसे हुआ बेटा? 6.67 10 की पावर -11 G
m1 m2 प्रोटॉन्स हैं दोनों, तो 1.67 10 की पावर माइनस 27, दूसरा भी प्रोटॉन है 1.67 10 की पावर माइनस 27 अपॉन आर स्क्वायर 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इट इज 6.67 1.67 1.67 10 की पावर माइनस 11 माइनस 27 प्लस 20। ठीक, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 1.67 1.67 10 की पावर 27 कितना हो गया बेटा 54 और 11 है ना, ये प्लस करना है 20 माइनस करना है, तो 54 और 11 कितना हो गया बेटा 5 6 65 में से 20 माइनस किया तो कितना हो गया बेटा 45, तो 10 की पावर माइनस का 45। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन F ग्रेविटेशनल, तो आपके पास जैसे ही आप रेशो लेंगे तो इट इज 1.3 10⁻36 आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ए पार्ट है जब आपको फोर्स कंपेयर करना था। इस पार्ट का मकसद है, एनसीईआरटी चाहती है कि आप ये रियलाइज कीजिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, अब इसका बी पार्ट क्या है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ठीक, अभी उसमें आर स्क्वायर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम भी आप रख सकते हो, जो 1 एंगस्ट्रॉम दिया, और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं भी रखनी है जो अभी हमने सॉल्व किया तो आर स्क्वायर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन्होंने 1 एंगस्ट्रॉम दिया था इसलिए हमने 1 एंगस्ट्रॉम पुट कर दिया। अगर आप आर स्क्वायर को आप एज इट इज भी छोड़ दें और रेशो लेंगे तो भी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बी पार्ट देखिएगा, कह रहा है एक्सेलरेशन चाहिए किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का, और एक्सेलरेशन चाहिए प्रोटॉन का, जबकि ये 1 एंगस्ट्रॉम दूर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने हो गया इनके बीच में, 9 × 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, तो ये फिर दोबारा वही हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 9। ये तो हो गया बेटा फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए F इक्वल ma, तो ये हो गया बेटा 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर माइनस 9। इलेक्ट्रॉन का मास हुआ बेटा 9.31 10 की पावर माइनस 31 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, व्हेन यू विल फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन यू विल गेट 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और अगर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो दिस इज 9 × 1.6 10 की पावर माइनस 9 इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10 की पावर माइनस 27 इंटू a। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आप जब प्रोटॉन का निकालेंगे तो इट विल बी 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ये आपको इन दोनों पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। यहाँ से आपको क्या बताना चाह रही है एनसीईआरटी, यहाँ से आपको एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि जब भी आप जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को या किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रेजेंस में रखते हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है या उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। बेटा एग्जाम्पल 4 हम देखेंगे, एग्जाम्पल 5 देखेंगे, एग्जाम्पल 4 हमने कर लिया है। एग्जाम्पल 5 देखिएगा, एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है बेटा a charged metallic sphere A suspended by a nylon thread, another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 cm as shown in figure. The resulting repulsion of A is noted। ठीक है भाई, noted है ना। फिर इसने ब्रैकेट में दिया फॉर एग्जाम्पल बाई शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट and measuring the deflection of its shadow on a screen
sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in figure. C and D are then removed and B is brought closer to A, है ना भाई? B is brought closer to A to a distance of 5 centimeter between their center as shown in figure C. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical size. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between centers. ठीक, अब देखिएगा बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। सबसे पहले एक स्फीयर था बेटा A जो इंसुलेटेड स्ट्रिंग से ऐसे लटका हुआ था और इस पर चार्ज था Q, ठीक है बेटा। और एक दूसरा स्फीयर था B, ठीक, दूसरा स्फीयर था, इसमें चार्ज सेम दिया है क्या? इसमें चार्ज सेम नहीं दिया, चार्ज सेम नहीं दिया है तो इसको Q1 लेंगे। ये B था, इसको Q2 लेंगे। ये इंसुलेटेड हैंडल में है ना, इसको हमने इंसुलेटेड हैंडल है इसमें, और ये 10 सेंटीमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस गिवन। तो बेटा जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हो जाएगा बेटा 9 10 की पावर 9, इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही रहने देंगे, R 10 सेंटीमीटर, R इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है बेटा A जो था उस स्फीयर से एक न्यूट्रल स्फीयर C लेकर के आए, ठीक है। इस पर चार्ज कितना था? Q1 था, इस पर कितना था? 0 था, और टच कर दिया। ऐसे ही B स्फीयर को D स्फीयर से टच कर दिया, इस पर Q2 था और D पर 0 था। अभी इसने बोला है C A के आइडेंटिकल है और D B के आइडेंटिकल। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बेटा जब दो आइडेंटिकल स्फीयर को टच करते हैं तो टच करने के बाद चार्ज ऐड होके आधा आधा डिवाइड हो जाता है। तो A पर जो अब चार्ज बचेगा वो बचेगा Q1/2, और इसी तरह B पर जो चार्ज बचेगा वो बचेगा Q1/2, है ना, Q2/2, ठीक है बेटा। और C पर कितना हो गया? Q1/2, और D पर कितना हो गया? Q2/2, यानी B का आधा चार्ज D ले गया और A का आधा चार्ज C ले गया, और इनको रख दिया 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ऐसा गिवन है। तो अगर वो R हमने लिया था तो ये डिस्टेंस R/2 हो गया। कितना हो गया बेटा? R/2 हो गया, और ये Q1/2 और ये Q2/2 हो गया। अब इसने एक चीज और दी है कि इनका जो रेडियस है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ऐसा क्यों दिया बेटा? क्योंकि हम स्फीयर का साइज कंसीडर नहीं करते, उसको हम एक पॉइंट साइज सपोज करके चलते हैं। मतलब ये जो Q1/2 और Q2/2 कूलम्ब फोर्स लगाते समय जब हम सपोज करते हैं तो हम मानते हैं ये जो चार्ज है वो स्फीयर के सेंटर पर काम कर रहा है। तो इसलिए उसमें स्फीयर का हमने साइज को ध्यान में नहीं रखा है, इसलिए स्फीयर के साइज को हमने नेग्लिजिबल माना है कंपैरेटिव टू देयर सेपरेशन। नया फोर्स हो गया बेटा 9 10 की पावर 9, इट इज Q1/2 Q2/2 R/2 का स्क्वायर। तो बेटा ये देखिए 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो नया फोर्स इक्वल F, अगेन द फोर्स रिमेन सेम, फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फोर्स कैसा रह गया बेटा? सेम रह गया। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोल रहा है कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as small q placed at the centroid of triangle as shown in figure? यहाँ पर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ऐसा है, ये सिचुएशन एनसीईआरटी ने दी है, ये Q है, ये Q, डिस्टेंस L L L, और यहाँ एक सेंट्रॉइड है बेटा, वी हैव अ सेंट्रॉइड यहाँ पर, ये O पॉइंट सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये डिस्टेंस L है ना बेटा, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव दिया है। कह रहा है कैपिटल Q पर फोर्स बताइए।
कैलकुलेट द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। तो देखिए ये पॉजिटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, तो ये वाला जो चार्ज है ये प्लस क्यू को रिपेल करेगा। अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी सपोज मैं कर दूं तो ये बी का फोर्स है, इट इज द फोर्स ड्यू टू बी। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कूलाम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, तो जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है। तो प्लस क्यू और प्लस कैपिटल क्यू को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स हो गया बी, रिपल्सिव हुआ इसलिए ऐसे हुआ। सिमिलर प्लस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स हो गया, नाम दिया बेटा एफ सी। और सिमिलर ए ने फोर्स लगाया लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, दैट इज एफ ए। क्या हुआ बेटा? एफ ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए ओ और बी ओ और सी ओ जो तीनों डिस्टेंस हैं, ए से ओ, बी से ओ, सी से ओ, क्योंकि वो सेंट्रॉइड है तो बराबर होंगे और डिस्टेंस l/√3 आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है वैसे। अब जब मैं एफ ए, एफ बी और एफ सी निकालना चाहूंगा तो एफ ए का फॉर्मूला मेरे पास आएगा 1/4πε0, इट इज क्यू क्यू अपॉन ए ओ का स्क्वायर। ठीक, और अगर मैं देखूंगा तो एफ बी कितना आएगा? एफ बी आएगा बेटा क्यू कैपिटल क्यू 1/4πε0, इट इज क्यू कैपिटल क्यू अपॉन बी ओ का स्क्वायर। और अगर एफ सी निकालूंगा तो ये आएगा 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन सी ओ का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे तो एफ ए, एफ बी और एफ सी तीनों कैसे आ गए बेटा? इक्वल आ गए। सबसे पहले तो हमको ये देखना है। अब एक अगली बात हमको देखनी है, एफ बी और एफ सी के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है बेटा ये 120 है और दोनों बराबर है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? एफ डैश इक्वल अंडर रूट दिस इज एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FB एफ सी कॉस 120। तो उसको लिखा एफ बी एफ सी बराबर है तो एफ बी स्क्वायर 2FB स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2 कैंसिल, एफ बी स्क्वायर से एफ बी स्क्वायर कैंसिल, इट रिमेन एफ बी दैट इज क्यू क्यू 4πε0, इट इज बी ओ का स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा? ऊपर आएगा, दिस इज एफ डैश, यानी जो एफ बी एफ सी का रिजल्टेंट है वो ऐसे एफ डैश, और जो ये कैपिटल क्यू है, और जो एफ ए का फोर्स वो ऐसे। अब आप देख रहे हैं एफ डैश इक्वल एफ बी है और एफ ए इक्वल एफ बी है, तो ऊपर नीचे का फोर्स इक्वल हो गया, तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? व्हाट इज नेट फोर्स? 0। दो सेंट्रॉइड पे कोई भी चार्ज आप रखें तो उस पर नेट फोर्स नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 आएगा। वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरीके का, इस पर चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, साइड एल एल एल। ठीक, कह रहे तीनों चार्जेस पर फोर्स बताइए। तो सबसे पहले मैं इस चार्ज पर फोर्स देख लेता हूँ, मैंने जिस पर टिक किया। तो प्लस क्यू क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्यू भी क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, और इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा बेटा? बीच में होगा। तो अगर आप देखें तो F1 की वैल्यू हो जाएगी क्यू क्यू 4πε0 L स्क्वायर। सिमिलर F2 की वैल्यू भी हो जाएगी क्यू क्यू 4πε0 L स्क्वायर, यानी F1 और F2 दोनों इक्वल हैं। तो जब आप F को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए एंगल कितना होगा बच्चे? 60 होगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल अंडर रूट इट इज F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60 कितना होता है बेटा? cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इट इज 3F1 स्क्वायर या F1 अंडर रूट 3। व्हाट इज F1? इट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 L स्क्वायर अंडर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया।
माइनस के ऊपर जो फोर्स था उसका। अब देखिए इस प्लस के ऊपर फोर्स निकालूंगा, ये कहां पर निकाला आपने, माइनस के ऊपर निकाला। अब इस प्लस के ऊपर फोर्स निकालूंगा तो कैसे आएगा, तो देखिए माइनस वाला इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में होगा। और F1 F2 के बीच में एंगल कितना होगा, बाहर देखिए आउटर एंगल कितना बेटा 120 है। तो सबसे पहले F1 कितना आया भाई, QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। F2 कितना आया, इसके बीच में L डिस्टेंस है, तो QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, अंडर रूट इट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120। तो ये हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर 2 F1 स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल, तो F इक्वल्स टू F1 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। जितना इस Q पे फोर्स है उतना ही इस Q पे फोर्स है, सेम फोर्स, कितना, इतना, सेम तरीके से सॉल्व होगा। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 है एनसीईआरटी का, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज and a proton fall through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. है ना भाई, कह रहा है contrast the situation with free fall under gravity। ये क्वेश्चन नंबर 1.8 है। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है, और इनके बीच का सेपरेशन है 1.5 सेंटीमीटर। एक बार इलेक्ट्रॉन गिर रहा है और एक बार प्रोटॉन गिर रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे S इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली हम वेलोसिटी हमको गिवन नहीं तो 0। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है तो F इक्वल QE, F इक्वल MA। तो यहाँ से A आ जाएगा बेटा QE/m। वैल्यू को पुट करेंगे तो DSS हमको D गिवन है, तो D इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। तो T आ जाएगा भाई अंडर रूट 2dm अपॉन QE। अब हमको इसने दो पार्टिकल्स के बारे में पूछा है, पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम हम निकालेंगे, तो अंडर रूट 2 d इज व्हाट 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया, इंटू m इज व्हाट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 10⁻⁻31, ये मास हो गया, अपॉन q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 2 × 10⁴। तो टाइम जब हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन का, देन यू विल गेट द टाइम 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड माइनस 9 सेकेंड, दैट इज वर टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अगर ये प्रोटॉन के लिए सॉल्व करता, सपोज इफ वी सॉल्व दिस फॉर प्रोटॉन, तो हम इसमें वैल्यू चेंज करते 2, d रिमेन सेम 1.5 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, मास 1.67 10⁻⁻27 अपॉन चार्ज 1.6 10⁻⁻19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम 2 × 10⁴। तो टाइम ऑफ प्रोटॉन ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द टाइम ऑफ प्रोटॉन एज पर एनसीईआरटी 1.3 10⁻⁻7 सेकेंड।
अब इसमें इसने लास्ट बोला है कंट्रास्ट द सिचुएशन विद ग्रेविटी। आप ये सिचुएशन को ग्रेविटी के साथ मिला के बताइए। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो g होता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बेटा। प्रोटॉन के लिए क्या होगा, 1.6 10 की पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10 की पावर 4, मास 1.67 10 की पावर माइनस 27। ये प्रोटॉन के लिए जब हम एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है ग्रेविटी में और इसमें। ध्यान से देखिए कितना एक्सेलरेशन है बेटा, 9.8, और ये देखिए 1.9 10 की पावर 12, बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन है। दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो ये कंट्रास्ट, अगर ये ग्रेविटी से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है क्योंकि बहुत लार्जर फोर्स है, देन इट गिव्स अ वेरी वेरी लार्ज एक्सेलरेशन बाय विच द टाइम बिकम वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए करंट जो फ्लो होती है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 है जो एनसीईआरटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप रिवाइज करेंगे। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक, देखिए example number 9, this is example number 9. 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 की पावर -8 कूलम। इस तरीके से बेटा ये डायग्राम है आपका, एनसीईआरटी का फिगर है। यहाँ पर एक पॉइंट है B, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है EB, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है 0.05 मीटर। यहाँ पर बेटा कोई पॉइंट है A, यहाँ पर एक चार्ज रखा है प्लस और इसका नाम है Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखा है माइनस और इसका नाम है Q2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा A, और ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर, और ये डिस्टेंस भी है 0.05 मीटर, और ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी है 0.1 मीटर, और ये पॉइंट है C। ठीक, आपसे क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज है, एक का चार्ज कितना है प्लस 10 की पावर -8 कूलम, और दूसरे का चार्ज कितना है -10 की पावर -8 कूलम। ठीक, आपसे ये बोल रहा है कि इन दो चार्जेस की वजह से, ड्यू टू दीज 2 चार्जेस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, एट B एंड एट C। आपको इन दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर बेटा, A पर, B पर और C पर। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एट A। ठीक, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो फील्ड हो गया वो रिपल्सिव हो गया A पर, और नेगेटिव का अट्रैक्टिव हो गया, दिस इज E2। नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव रिपेल, तो दोनों को ऐड किया तो मिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो EA इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये A का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, E1 मतलब पॉजिटिव का, वैल्यू रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 कितना बेटा, 10 की पावर -8 है ना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कितना बेटा, 0.05 का स्क्वायर। और अगर आप E2 देखेंगे तो इट इज ऑल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 मतलब 10 की पावर -8, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव साइन नहीं आता, अपॉन R स्क्वायर 0.05 का होल स्क्वायर। इस जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस इलेक्ट्रिक फील्ड A वाला है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब देखिए बेटा B का इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज एट B, ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएगा रिपल्सिव, और नेगेटिव बेटा ऐसे लगाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, इस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अट्रैक्टिव और पॉजिटिव का रिपल्सिव। ठीक, तो पहले E1 देखिए, तो E1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक। Q1 मतलब 10 की पावर -8 अपॉन आर स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से डिस्टेंस यहाँ का 0.05, ठीक है बेटा। अब E2 देखिए नेगेटिव की वजह से 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए 0.05 0.1 हो गया, 0.1 प्लस 0.05 तो 0.15, तो कितना हुआ बेटा 0.15 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो E1 बड़ा है E2 से, इसीलिए रिजल्टेंट E1 की तरफ है EB। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय E1 माइनस E2, तो दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 कॉमन, और E1 बचेगा बेटा 1/0.05 का स्क्वायर माइनस 1/0.15 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो EB का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, ए का और बी का। अब इसके बाद बेटा बात करते हैं पॉइंट की, किसकी, सी की। तो एट सी अब देखिएगा पॉजिटिव है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रिपेल, नेगेटिव है अट्रैक्ट, और रिजल्टिंग कहाँ है, बीच, ठीक। तो व्हाट इज E1 Q अपॉन 10 की पावर -8 4πε0 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और E2 कितना आएगा भाई, व्हाट इज E2 Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं दोनों के बीच में एंगल 120 होगा, और दोनों बराबर भी आपको दिख रहे हैं, E1 इक्वल्स टू E2 आपको दिख रहे हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट हो जाएगा E इक्वल अंडर रूट दिस इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 120, दोनों बराबर हैं। तो दिस इज E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, E1 बचेगा। और E1 क्या है भाई, ये है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा भाई 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, तो 9 इंटू 10 की पावर 11 -8, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर है, ठीक। ये आपका आंसर आएगा पार्ट सी का। आप इसको ध्यान से देखिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, ठीक। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल 9 आपको समझ में आया होगा, ये आपका आसान एग्जाम्पल है, ठीक। अब एग्जाम्पल 10 की बात कर लेते हैं। वी आर डीलिंग विद एग्जाम्पल नंबर 10। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10, देखिए 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट। मान लीजिए 2 चार्ज हैं, यहाँ पर रखा है -10 माइक्रोकूलम ए पर, और यहाँ पर रखा है +10 माइक्रोकूलम बी पर, और कितनी दूर है भाई, 5 मिलीमीटर अपार्ट है, इट इज 5 मिलीमीटर। और P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और P कितनी दूर है, एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। ये पहली फिगर है। और दूसरी फिगर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और एक पॉइंट है Q यहाँ पर, और सेंटर से कितनी दूर है, 15 सेंटीमीटर, और बीच का डिस्टेंस वही कितना है, 5 मिलीमीटर, -10 +10, सही, ऐसा। तो जरा पहले आप देखिएगा, डाइपोल की लंबाई है 12, ये 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर। तो जरा आप देखिए, ये मिलीमीटर है, और जो सेपरेशन है O से P वो सेंटीमीटर है, तो आइडियल डाइपोल हुआ। और अगर आप देखेंगे तो एक्सेल लाइन दिख रहा होगा आपको P,
तो सीधा पहले डाइपोल मोमेंट निकालिए, दैट इज Q इंटू सेपरेशन। एक चार्ज हुआ 10 माइक्रो इंटू सेपरेशन हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 मिलीमीटर, मीटर में चेंज किया तो इट इज 5 इंटू -6 -9 और ये -8 कूलम मीटर। ठीक, ये डाइपोल मोमेंट हुआ, दोनों का इतना ही होगा, सेम डाइपोल है। एक्सेल लाइन मतलब P पर अगर आप निकालेंगे तो 2P अपॉन 4πε0 r³ फॉर्मूला होता है। 2 डाइपोल मोमेंट कितना हुआ भाई 5 इंटू 10 की पावर -8 1 अपॉन 4πε0 9 10 की पावर 9 अपॉन r³ r मतलब 15 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 का क्यूब। ठीक, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 1 ही बचेगा ऊपर अपॉन 225 इंटू 15 इंटू 10 की पावर -2 -2 -2 -6। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हेन यू विल गोइंग टू सॉल्व इट देन इट विल बी 2.6 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, दैट इज आवर आंसर 2.6 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब अगर आपको Q पॉइंट पर निकालना हो, ठीक है भाई, ये तो A पार्ट था, P पर, अब Q पर निकालना है तो आपको मालूम है वो इक्वेटर है और आप जानते हो इक्वेटर जो होता है वो एक्सियल का आधा होता है। एक्सियल ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितना बेटा 2.6 10 की पावर 5 तो अपॉन 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 1.3 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम आंसर। एनसीईआरटी में इसको ऐसे इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया है, एनसीईआरटी में पर्टिकुलर पॉइंट पर E1 E2 निकाल के तब सॉल्व किया है। उसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सॉल्व, है ना। द सॉल्यूशन इज वेरी लार्ज गिवन इन एनसीईआरटी, देन यू कैन सॉल्व इट बाय योर फॉर्मूला, बाय योर, है ना, जो आपको फॉर्मूला मालूम है उससे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ये बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक, देख लीजिए इसको, देख लीजिए इसको। अभी बेटा आज हम आपको एग्जाम्पल 10 तक ही आपकी ये क्लास जो है छोड़ देते हैं। कल हम आपको इसके आगे के एग्जाम्पल और जो बाकी बचे न्यूमेरिकल्स हैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आशा है आप आज इनको रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, गुड।